आई एम सॉरी फॉर टेक्निकल मिस्टेक्स। मैं यहाँ से लाइव था पर आप तक नहीं पहुँच रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब यह हो गया, अब आप दिख रहे होंगे। मैं 10 मिनट अभी बता रहा था, बहुत कुछ आप नहीं सुन पाए। आई एम गोइंग टू बी रिपीट इट। ओके, लिसन केयरफुली। First, we have to be discuss today's importance. Today is 3rd June, and in 3rd June 1947, that was the last constitution's combined constitution assembly's last sitting on 3rd June 1947. मेरे कहने का मतलब यह है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है पॉलिटी का, जो आज हम लोग टच करेंगे, पढ़ेंगे। यानी 3 जून 1947 को हमारे सम्मिलित संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, और उसके बाद हमारी संविधान सभा 2 भागों में बंटकर कुछ सदस्य पाकिस्तान के लिए और कुछ बाकी तमाम सदस्य भारत के लिए हो गए। तो संविधान सभा बंटकर के 2 बन गई, एक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पाकिस्तान में 65 मेंबर्स गए और रेस्ट ऑफ मेंबर जो थे हमारे साथ थे, यानी जो है। तो याद रखिएगा, तो क्या पूछेगा? Combined Constitution Assembly's last sitting today, 3rd June 1947. One thing is clear. Now come to the second. Today, 3rd June, it is World Cycle Day. आज विश्व साइकिल दिवस है। साइकिल को हम बाइसिकल कहते हैं। बाई मतलब दो, तो 2 चक्र है, साइकिल 2 चक्र है, तो बाइसिकल कहते हैं। तो ये चीज है। रिक्शा को ट्राईसाइकिल। Come to the point. 2018 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिसीजन लिया कि वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेट किया जाए। इसीलिए आज वर्ल्ड साइकिल डे 2018 से इसकी शुरुआत हुई। इसके बहाने थोड़ी सी चंद बातें, जस्ट 2 मिनट्स। पहला, मिस्टर मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया, इन्वेंटेड बाय मैकमिलन। पॉइंट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइकिल का निर्माण चीन करता है। द लार्जेस्ट साइकिल प्रोड्यूसर इट्स चाइना, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट साइकिल प्रोड्यूसर इट इज आवर कंट्री इंडिया। While the question has changed. What? The largest company who produced maximum unit of cycle, it is Hero Cycle, लुधियाना, पंजाब। तो पंजाब के लुधियाना में हीरो साइकिल का जो कारखाना है, और अन्य जगहों पर भी उसके कारखाने हैं, असेंबलिंग सेंटर का। तो हीरो साइकिल एज ए कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइकिल इन द वर्ल्ड। पॉइंट क्लियर? ये है। और साइकिल हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है आप जानते हैं। सारे बदन का बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है, स्लिम और ट्रिम बने रहते हैं। वंडरफुल। हमारे आदरणीय एक जीजा जी हैं, हमारे सबसे बड़े जीजा जी हैं हमारे अपने, वो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे शिक्षक हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए वो बिल्कुल यथार्थवादी व्यक्तित्व उनका है, रियलिस्टिक अप्रोच है, और वो आज भी साइकिल चढ़ते हैं। थोड़ा बहुत स्कूटर कभी कभार अब जाके 1-2 साल से चढ़ लेते हैं, लेकिन साइकिल ही चढ़ते हैं। बढ़िया हेल्थ है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनको हम बनाएंगे, ठीक है ना, सिंबल्स, मॉडल बनाएंगे। तो ये चीज है, साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट। आज साइकिल है तो आप 1000 किलोमीटर का सफर तय कर देते हैं। वो ज्योति नाम की जो बिटिया है, जो दरभंगा के बिहार की, जो अपने पिताजी को गुड़गांव से साइकिल पर चढ़ा करके पहुंच गई और वर्ल्ड फेम हो गई है। ये साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिल का। बाकी आप सब जानते हैं। टू द पॉइंट कम। ध्यान रखना है 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हमारा फोकस है। मैंने आपको 1909 का कानून पढ़ा दिया, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, जो लिबरल लोगों को खुश करने के लिए लाया, पता चला दुखी करके चला गया। आरक्षण दे दिया धर्म के आधार पर, 10 साल की वैलिडिटी। फिर हमने देखा कि 1919 का आया इंडिया काउंसिल एक्ट, नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट। उसमें सिखों को भी अब रिलीजियस बेस पर रिजर्वेशन दे दिया, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर सिख कम्युनिटी। काम चल पड़ा इन लोगों का। तो कम्युनल डिवाइड एंड रूल सब शुरू हो गया। हम फेडअप होते चले गए। फिर हम देखते हैं कि 1895 में जो हमने संविधान की मांग रखी थी,
जो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, और 1906 में जो हमने कहा मुझे स्वराज चाहिए, होम रूल चाहिए, ये चीजें इस तरह से हम आगे बढ़े तो अब देखें कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रपोजल गवर्नर जनरल के काउंसिल में रखा था कि हमें संविधान चाहिए, वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट टाइम रिटेन डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय मोतीलाल नेहरू टू इंट्रोड्यूस ए प्रपोजल इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो रिटेन में ये वरवरी तिलक 1895, रिटेन मोतीलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, पृष्ठभूमि भी समझ रहे हैं। अब अगले पृष्ठभूमि के तौर पे है, फिर देखिए उन्होंने हमें एश्योर किया कि अब जो अगला लॉ बनेगा 1931 का, 1929 का इंडिया काउंसिल एक्ट, वो एक्चुअली क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस ख्याल से उसने साइमन कमीशन भारत भेजा, गो टू टॉक विद द पॉलिटिशियन, पर हमने कहा साइमन गो बैक, क्यों बता चुके हैं। फिर कहा था देन यू हैव टू बी मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। वी स्टार्टेड एंड पब्लिश्ड नेहरू रिपोर्ट, बट इट वाज हर्डल्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, सो इट वाज वेक्स्ड, टोटली खत्म हो गया। सो नेवर इम्प्लाइड नेहरू रिपोर्ट, इट वाज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इंडियन, रिटेन बाय इंडियन, that was containing even fundamental rights but not preamble. Then everything is ढाक के तीन पात। ढाक का एक पेड़ होता है जिसे जंगल की आग, ढाक, टेशु, पलास इतने नामों से जाना जाता है। बहुत मुहावरे हैं, इतिहास में बताऊंगा जब पलासी का युद्ध करूंगा तो। ठीक है, तो ढाक के तीन पात ये हो गया, यानी कुछ भी नहीं, सब खत्म, गुड़ गोबर हो जाना, तो ये चीजें गुड़ गुड़ गोबर हो जाना। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब सवाल है, उन लोगों ने कहा, लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि इफ यू आर नॉट मेक द कंसेंस टू अप्लाई, देन वॉट एवर द रिपोर्ट गिवन बाय साइमन कमीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, प्लीज कम, आई एम इन्वाइटिंग टू यू पीपल, कम टू लंदन एंड टॉक ऑन दिस इश्यूज टू मेक ए कंसेंस टू कैन अप्लाई एंड कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए, क्योंकि जब भारत का व्यक्ति बनाएगा अपने से तो ऑफ होगा, और कोई बना के दे रहा है तो फॉर होगा, ग्रामेटिकली यही होगा। लेकिन आपको 1935 का संविधान समझना है, ऑफ। अब आइए, उन लोगों ने कहा कि आप आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बातचीत हो। थोड़ा हिस्टोरिकल है, जल्दी से 2 मिनट में निपटा देते हैं। वो ये तो कहा गया, कहां, तो बकिंघम पैलेस यानी बर्मिंघम पैलेस, लंदन। हमने कहा कि हम नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम रूलर और रूल्ड के तौर पे आपसे बातचीत नहीं करेंगे, वी आर वन, समानता, इक्वलिटी देकर बात करेंगे। कैसे, तो मेक ए राउंड टेबल, एक गोल मेज टेबल बनाया गया, जहां पर क्या होता है, फर्क खत्म हो जाता है, कौन रूलर है कौन रूल्ड है, फर्क खत्म हो जाता है। तो ये चीज, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाया और कहा यू हैव टू बी इनवाइटेड। रिमेंबर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 में हुआ। ठीक है, 1930-31 में इसमें सभी पार्टी के लोग गए, बट कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं गया। नोबडी रिप्रेजेंट कांग्रेस पार्टी एट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम पैलेस, लंदन। कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया कि बिना दूल्हे के शादी हो गई। ये सब क्वेश्चन आता है, मैं जो बोलता बेटा सवाल है, बिना दूल्हे के शादी, यानी कांग्रेस दूल्हा पहुंचा नहीं, शादी हो गई। ठीक है, हम क्यों नहीं गए, कांग्रेस क्यों नहीं गई, तो इधर गांधी जी ने कहा था लॉर्ड इरविन को, भारत में गवर्नर जनरल इरविन को, कि मेरे ये 11 पॉइंट्स हैं, यू हैव टू बी एग्रीड, देन आई विल, यानी कांग्रेस गो टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इरविन ने गांधी के 11 सूत्री मांगों को नजरअंदाज कर दिया, एप्लीकेशन तो मंगवा लिया पर कुछ किया नहीं। तो गांधी जी ने कहा था कि इफ यू आर नॉट कंसिडर, देन आई हैव टू फाइट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उन्होंने शुरू कर दिया। मालूम ही है, 24 मार्च से प्रक्रिया शुरू की और 6 अप्रैल से नमक का कानून तोड़ने से इसकी शुरुआत हो गई। जब ये आंदोलन बढ़ता दिखा तो इरविन ने कहा ओके वेलकम, वी हैव टू टॉक, और टॉक किया 5 मार्च को 1931।
और एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया, कहा कि चलिए आपके 11 सूत्री मांग मान लिए जाते हैं, 2-4 को छोड़ के सब मान लिया। तो गांधी जी ने कहा था देन आई हैव टू गो। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी लंदन जाएंगे। पहली बार क्यों नहीं गए वो भी समझ गए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था कब? 1931 एंड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट बाय महात्मा गांधी, सिंगल पर्सन महात्मा गांधी। जो भी है कुछ ठीक नहीं हुआ, चलिए। फिर उसके बाद थर्ड कॉन्फ्रेंस होगा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 1931 से 32 में हुआ, वहीं पर एक ही जगह। देयर इज नो कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गए। कुल मिला के बात को समझिए, पहला क्वेश्चन फॉर्म में समझिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? बर्मिंघम पैलेस, लंदन। क्यों कहा जाता है राउंड टेबल, गोलमेज सम्मेलन? बिकॉज ऑफ राउंड टेबल। तो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1930-31। क्या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गया? नो वन। व्हेन द हेल्ड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड वेयर? सेम प्लेस। हु प्रेजेंट द कांग्रेस पार्टी? ओनली मिस्टर गांधी। तीसरा, इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नो कांग्रेस पार्टी। तो फर्स्ट और थर्ड में नहीं था, सेकेंड में था और सिर्फ गांधी थे। तो इधर गांधी अरविंद समझौता हुआ, तो गांधी को जल्दी भेजा गया बिकॉज कॉन्फ्रेंस वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो गांधी को स्पेशल INS राजपूत या राजपूताना नाम के जहाज से, पानी वाले जहाज से भेजा गया था। तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस पानी वाले जहाज से गए थे? शिप नेम वाज इंडियन नेशन शिप राजपूताना। हॉट क्वेश्चन है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आइए, राउंड टेबल किस मकसद से बुलाया गया था? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बातचीत करके एक यूनानिमसली डिसीजन लेकर के भारत का संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखना शुरू करे, उसके लिए बुलाया गया था। पॉइंट क्लियर। अब अगला सवाल, कौन कौन ऐसे हमारे पॉलिटिकल सोशल लीडर थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसकी तरफ से? दैट इज हाईलाइटेड क्वेश्चन। महामना मदन मोहन मालवीय, you know MMMM, Mahamana Madan Mohan Malviya. He represent Hindu Mahasabha political party to represent first, second, third round table conference. Secondly, Sarojini Naidu represent Indian women representative in all three first, second, third round table conference. And Mr. Baba Bhim Rao Ramji Ambedkar to represent our untouchable societies in round table conference in all three first, second, third. He also represents. तो याद रखिएगा, हमारे तीन व्यक्ति, अंबेडकर अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पे, सरोजिनी नायडू भारतीय महिलाओं की तरफ से और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तीनों में रिप्रेजेंट थे। और जनरली तो लोकल लेवल, सॉरी सिंपल जो होता है आपका एग्जाम, तो उसमें तो सिर्फ पूछता है अंबेडकर को लेकर के, पर जैसे लेवल बढ़ेगा सिस्टम बदल जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। इसका रिपोर्ट आया क्या, तो हम लोग फिर भी नहीं माने, तो जो भी रिपोर्ट आया ध्यान देगा, 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, व्हाइट पेपर। रिमेंबर, भारत सरकार के सरकारी डॉक्यूमेंट्स को, कागजात को एक नाम मिलता है व्हाइट पेपर, जबकि इंग्लैंड के सरकारी डॉक्यूमेंट्स का नाम मिलता है व्हाइट बुक। और भी देश का कुछ ऐसे नाम है, बताऊंगा जीके में। तो याद रखिएगा, व्हाइट पेपर इशूड इन 1933 ऑन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अबाउट इट्स डेवलपमेंट एंड डिसीजन। ऑन दिस रिपोर्ट, writing of 1935 Constitution of India by British Parliament start 1933 and ended 1935. ध्यान देंगे,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के श्वेत पत्र जो 1933 में जारी किए गए थे उसको आधार बनाकर 1933 से 1935 तक भारत के लिए या भारत का संविधान ब्रिटिश संसद ने लिखना प्रारंभ किया और 1935 में समाप्त किया। राइट, यह 1935 का संविधान 1936 में 1 अप्रैल को लागू किया गया। विधिवत रूप से 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन 1 अप्रैल 1936 को लागू हुआ, लेकिन इसके कुछ प्रावधान देन एंड देयर 1935 में लागू हुए और कुछ प्रोविजंस 1937 में लागू हुए। ठीक है, अब सुनिए, 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिखा। इसका आधार साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर जो श्वेत पत्र जारी हुआ था उस पर था। 1935 के संविधान को हम कहते हैं क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। क्यों? कंट्रोवर्सीज खत्म करता हूं। जब आपसे पूछे इनमें से किस संविधान को लघु संविधान कहा गया है तो जवाब आप दीजिएगा 1935 कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल अगर बदल दे कि इनमें से किस कानून को, किस एक्ट को, किस काउंसिल एक्ट को लघु संविधान कहा गया है तो अभी बोलिएगा 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडिया काउंसिल एक्ट। इसको अब सवाल बिल्कुल बदल दे, सवाल पे गौर फरमाइएगा शब्दों पर। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? Which constitution's amendment, which serial number, which constitution amendment is called लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? Then your answer will be change. What? 42nd amendment that upheld in 1976 during emergency by Indira Gandhi government. That was the largest amendment. So in every part of our Constitution of India, amendment. So it's become a spare constitution known as a mini constitution. So there are two questions directly related with mini constitution. One, which constitution or which act? 1935. One, which amendment number or which amendment of India's constitution called mini? Then 42nd. तो बेटा 42nd इमरजेंसी के दौरान 1975 से लेकर के 1978 के 77 के बीच इमरजेंसी लगी थी 352 आर्टिकल्स के तहत, तो ये हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। तो अब उस संविधान के बारे में हम जानेंगे। तो एक तो इसका नाम है 1935 का संविधान, 1935 का इंडिया काउंसिल एक्ट, ये चीजें ध्यान रखिए। अब सुनिए, इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो 1935 के संविधान को मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि एक और दास्ता का नया, ठीक है, चार्टर यानी घोषणा पत्र, ए मोर चार्टर ऑफ स्लेवरी, ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, दास्ता का एक और नया घोषणा पत्र। दास्ता यानी गुलामी का एक और, यानी ये था। पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा 1935 पर? तो उन्होंने ये कहा कि हमें 2 गोलियां, 2 टैबलेट्स, 2 मेडिसिन, 2 टैबलेट्स दी गई है, 2 गोलियां दी गई है, ठीक है, एक संघ का, एक प्रांतों का, और उसे निगलने योग्य बनाने के लिए, खाने योग्य बनाने के लिए उस पर मीठा मुलम्मा चढ़ा दिया गया है। होम्योपैथिक दवा के ऊपर देखते हैं जनरली क्या होता है, सैकरीन चढ़ाया जाता है, मीठा मुलम्मा। तो मीठा मुलम्मा चढ़ा के निगलने, जबकि दवा कड़वी है, यानी हमारे फेवर में नहीं था ये बात। क्यों? तो एक्चुअली जो है भारत के शासन को 3 भाग में उसमें बांटा था। एक सबसे ऊपर सेंट्रल होगा, फिर उसके बाद रीजनल होगा और उसके साथ लोकल होगा। कैसे? तो जैसे आज 2 लेवल पे आपकी सरकार है। टॉप लेवल पे जो सरकार है आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके बाद सीधा स्टेट गवर्नमेंट। उसने एक बीच में सरकार क्रिएट किया, मालूम है क्या? सबसे पहले स्टेट्स। तो जैसे आज से एग्जांपल लीजिए, देयर आर 28 स्टेट्स, मतलब स्टेट को ले लीजिए 28 राज्य। इन 28 राज्य में एक एक सरकार और सब में एक लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देयर आर 28 लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट पर आइए, तो 28 लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ दूसरे पॉइंट पे।
उसके बाद एक रीजनल असेंबली बनाया, रीजनल पार्लियामेंट। क्या? जैसे साउथ इंडिया के स्टेट हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आपका कर्नाटका, इन चारों स्टेट को मिलाकर के एक रीजनल पार्लियामेंट, और हर स्टेट से कुछ मेंबर यहां बैठेंगे। देखा, सेकेंड लेयर बनाया और ऐसे 5 भाग में बांटा था, 5 रीजन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। अब उसके बाद एक सेंट्रल बनाया जो आज है सेंट्रल पार्लियामेंट। इसमें रीजनल पार्लियामेंट से कुछ मेंबर आएंगे, कुछ मेंबर अलग से इलेक्ट होंगे। तो देखिए, टॉप में सेंट्रल, बीच में रीजनल पार्लियामेंट और उसके नीचे लोकल कह लीजिए या स्टेट पार्लियामेंट। तो इसने हमारे शासन व्यवस्था को 3 पार्ट में बांटा 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक को कहा संघीय व्यवस्था, एक को कहा प्रांतीय व्यवस्था, और बीच में रीजनल। हम लोग कंफ्यूज्ड, ये कैसे शासन होगा? सबसे बड़ा कारण कि भारत में रीजनैलिटी आज भी कितनी हो जाती है समटाइम्स। तो रीजनैलिटी, क्षेत्रीय भाव बहुत थे, क्षेत्रीयतावाद, रीजनलिज्म। तो हम भाई तमिलियन हैं, तो हम चिंकी हैं, हम जो है, सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी, चिंकी शब्द नहीं बोलेंगे, कहने के बाद एक पहचान बन गई थी, इसीलिए हम जो है नॉर्थ ईस्टर्न के हैं, तो हम तो भाई जो हैं गुजराती हैं, महाराष्ट्री हैं, हम तो कश्मीर हैं, हम अलग हैं, हम तो सेंट्रल के हैं, हम तो उत्तर भारत के, हम दक्षिण भारत के, हम पूर्व भारत के हैं, बंगाल कभी झुका नहीं। तो ये जो रीजनलिज्म है वो भारत को 5 टुकड़ों में समय के साथ तोड़ देता, इसलिए हम लोगों ने कहा ये नहीं चाहिए। तो उसकी जो संघीय व्यवस्था थी, जो फेडरल स्ट्रक्चर था, वी टोटली डिनाइड। तो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविंशियल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर को हमने हटा दिया और प्रोविंशियल को लिया, जो हर प्रांतों में चुनाव होने थे, जो 1937 में चुनाव होते। दिस इज द रियलिटी, याद रखिएगा। इसलिए क्या, 2 गोली, एक फेडरलिज्म का, एक प्रोविंशियल का, 2 गोली दी गई थी, मीठा मुलम्मा चढ़ाया गया था। ये सवाल था नेताजी का। जवाहरलाल नेहरू का क्या था? दास्ता का एक और नया घोषणा पत्र। समझ में आई बात? तो ये था। अब देखिए, ये जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें प्रियम्बल था। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, जो आज भी हमारे संविधान में प्रस्तावना है ना, इट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज सो। तो ये था। तीसरी बात, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। कमाल की बात है, हमने नेहरू रिपोर्ट में अपनी तरफ से फंडामेंटल राइट्स डाले, और यहां फंडामेंटल राइट्स नहीं है, देयर इज नो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार नहीं थे। तो मूल अधिकार नहीं थे, पर प्रस्तावना बनाए गए, दैट इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपको मैंने सिर्फ बैकग्राउंड बताया 1935 का। अब 1 by 1 प्रोविजंस के हिसाब से समझिए। ठीक है, ध्यान देना है। 1935 अधिनियम यानी एक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वर 10 प्रसिस्ट। बेटा उसमें 10 अलग अलग खंड थे, 321 सेक्शन, इसमें 321 सेक्शन थे। देयर वाज ए प्रियम्बल, इट वाज इनेक्टेड इन इंडिया 3rd July 1936 finally, and in that respects there were some provisions to held election in provinces we accepted, and that province election held in 1937. अब अगला है, there were the federal structure we denied and only provincial structure we accepted, यानी संघीय व्यवस्था को हमने नकार दिया, कहा कि इसमें से संघीय व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे, और प्रांतीय व्यवस्था को मान लिया। एंड एज यू नो दैट नेहरू ने कहा दास्ता का एक और नया अधिकार पत्र, एक और नया घोषणा पत्र, एक और नया चार्टर। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, और 6 प्रांतों में भी 2 सदनी व्यवस्था लागू कर दी गई। गौर फरमाइएगा, इसके एक प्रोविजन मैंने अभी बताया। क्या प्रांतों में द्वैत शासन था ना बेटा? इन प्रोविंशियल लेवल देयर वेर डायरकी रूल। क्या डायरकी रूल? तो समझिए, डायरकी रूल ये था ना कि एक गवर्नर था और एक हमारे भारतीय मूल के जो मंत्रीगण होते थे वो थे। तो एक जो था लोक सरकार, उस टाइम उसे लोक सरकार कहते, पब्लिक गवर्नमेंट कहते, और गवर्नर। याद है ना, 50 सब्जेक्ट स्टेट रिलेटेड थे, उन 50 में से 28 सब्जेक्ट गवर्नर रूल करते थे, और 22 सब्जेक्ट पे लोक मंत्री रूल करते थे। याद रखिए, इस लोक मंत्री के चीफ को उस टाइम में प्रधानमंत्री कहा जाता था, स्टेट में भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस लेवल का है, नेट पीजीटी लेवल का है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री का। तो ये 2 लेवल थे। तो सत्ता के कितने केंद्र? 2 केंद्र, डायआर्की।
अब क्या होता है, 1935 एक्ट से सत्ता के दो रूल को समाप्त कर दिया जाता है। क्या मतलब, गवर्नर के जो 28 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर वो लॉ रूल कानून बनाएगा, ऑल 28 नाउ अगेन ट्रांसफर टू लोक मंत्री। तो अब ये उठ के ट्रांसफर कहां हो गया, लोक मंत्री पर। तो पूरे 50 विषयों पर अब लोक मंत्री बनाएगा। तो इसके हाथ में अब शासन नहीं रह गया, सिंबॉलिकली एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ स्टेट बना रह गया। अब ये रूल नहीं करेगा, डायरेक्टली रूल कभी नहीं करेगा। रूल कौन करेगा अब, ये कौन है, लोक मंत्री। तो ये ध्यान रखिए। तो इसका मतलब गवर्नर का पावर सी और ऑल पावर्स गोज इन हैंड ऑफ वन, दैट इज इंडियन। तो याद रहे, इसका मतलब हुआ क्या, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, यानी गवर्नर के सारे राइट्स रूल करने के डायरेक्ट खत्म, एग्जीक्यूटिव चीफ बना हुआ है। अब रही बात, तो सत्ता के एक केंद्र हो गए। तो इसका मतलब है जो 1919 में हमने सत्ता के दो केंद्र किए, 35 से समाप्त। इसका यह भी मतलब हुआ कि जो हमें होम रूल मिला था आंशिक रूप से, यानी ऑटोनोमस, अब फुल्ली ऑटोनोमस, अब पूरी सरकार हमारे पास। बिल्कुल 1935 से प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके सारी शक्तियां लोक मंत्री के हाथ में दिए गए, गवर्नर के जो आरक्षित विषय थे समाप्त कर दिए गए, अर्थात अब पूर्ण स्वराज की स्थापना प्रांतों में हुई। दैट टाइम 6 प्रोविंसेस। तो उन 6 के 6 प्रांतों में अब क्या हो गई बेटा, पूर्ण स्वराज, फुल ऑटोनोमस। ये याद रखना चाहिए, पूर्ण स्वायत्तता, पूर्ण स्वराज, फुल्ली ऑटोनोमस की व्यवस्था की शुरुआत। तो अब ये द्वैध शासन को क्या किया, तो इस सिस्टम को नहीं छोड़ा। दिस सिस्टम नाउ अप्लाई इन सेंटर। ये द्वैध शासन की व्यवस्था को अब उठा के सेंटर में डाल दिया और वहां पर जो है विषयों का बंटवारा ऐसे हो गया। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा, 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके इसे केंद्र में लागू कर दिया गया और इस तरह से प्रांतों में जो है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, फुल्ली होम रूल, ठीक है, स्वशासन पूर्णतः आ गया, जो 19 में आंशिक था। ये याद रखने की चीज है। और क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए, याद है ना, केंद्र में 1919 के कानून से एक नया हाउस क्रिएट हुआ था, हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, दैट्स कॉल्ड द लोकसभा। 1990 के कानून से लोकसभा सेटअप हुआ और 1922 में सेटअप भी हो गया और इलेक्शन भी 23 में हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी भी अच्छी खासी जीती थी। देखा आपने, तो केंद्र में 2 सदन थे ना, डबल हाउस। डबल को आप क्या कहते हैं, बाय कैमरल, कैमरा मतलब हाउस, तो बाय कैमरल कहने का मतलब ये है, केंद्र में 1919 के कानून से बाय कैमरल हाउस, बाय कैमरल पार्लियामेंट बनी थी, 2 सदनीय संसद या व्यवस्था। बिल्कुल, अब वो चीजें राज्यों में लागू कर दिया। नाउ द बाइकैमरल हाउस सेटअप इन स्टेट्स, यानी राज्यों में अब 2 सदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, 2 सदन, डबल हाउस। क्या, तो ऑलरेडी जो गवर्नर वगैरह थे और ये सब जो थे, इसके हिसाब से देखे तो जो लोक मंत्री आ गए थे, चुनाव लड़ते थे, वो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो सेकेंड हाउस बना वो क्या, उसको कहते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उस टाइम में 6 प्रांत थे, 6 के 6 प्रांतों में एक और हाउस आ गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। दैट इज द इंपॉर्टेंस। बात समझ में आ गई, तो चलिए ये भी बात हम समझ गए। तो 2 बदलाव देखा, और क्या बदलाव देखा, देखिए, अखिल भारतीय संघ को स्थापित होना था और हमने इसमें से 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर प्रांत इच्छा से देसी रियासतें शामिल होती थी, वो सब छोड़ छाड़ दिया। हस्तांतरित विषय को भी हमने सिस्टमाइज कर दिया, वो नहीं पढ़ना है। जीजीआई नियुक्त 5 वर्ष हेतु, कहने का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इस कानून के तहत ब्रिटेन के जो राजा थे 5 वर्ष के लिए भारत में नियुक्त करते थे, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज टर्म वाज 5 ईयर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्वीन और किंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है, और ब्रिटिश कैबिनेट में एक भारत मंत्री का पद था, तो वो रिकमेंड करता था, जिसको भारत सचिव कहते हैं। अगला ये अब है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसका 1935 एक्ट के तहत 2,51,800 रुपया वेतन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, वार्षिक वेतन जो था अब उसे बढ़ाकर 18 लाख रुपया कर दिया गया। जरा समझ भाई,
2,51,800 जो एनुअल सैलरी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसे बढ़ाकर 18 लाख 18 लाख रुपीस कर दिया गया। समझ आ गई बात? ये ध्यान में रखना है। जीजीआई स्वेच्छाचारी शक्तियां अपने पास, अभी भी केंद्र में कुछ पावर्स जो थे ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थे, लाइक डिफेंस, ठीक है, लाइक फॉरेन अफेयर्स, लाइक जो ट्राइबल एरियाज है उसका डायरेक्ट रूल, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री या मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का चेयरमैन कौन होगा, गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, तो ये चीजें। आरबीआई का गवर्नर कौन करेगा, मतलब ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। अब समझ में आई बात? और उसके पास क्या था, जब चाहे वो सेंट्रल असेंबली को बुला सकता था, एडजर्न कर सकता था और डिसॉल्व कर सकता था। यानी जीजीआई स्वयं भी अपनी इच्छा से एक्ट बना सकता था, जो गवर्नर जनरल एक्ट कहलाता था। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, जरा समझिए। 1935 से गवर्नर जनरल के पास रक्षा संबंधी अधिकार बने रहे, मंत्रियों की नियुक्ति के अधिकार रहे, अपनी इच्छा से कोई कानून बना सकता था, लागू कर सकता था, उसे गवर्नर जनरल एक्ट कहते हैं। जैसे आज प्रेसिडेंट जो जारी करते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं आप, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये चीजें हैं। और क्या था, तनख्वाह उसकी बढ़ गई। आपको ही मालूम है 1 अप्रैल 1935 को अंडर द 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ए फेडरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता as a central bank status, that after 10 months or 1 year later transferred its transferred from Kolkata to Mumbai, and on 1st January 1949 it's given new name Reserve Bank of India। तो याद रखिएगा, जो आरबीआई है वो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन था, पर इंप्लीमेंट होने से पहले ही इसे लागू कर दिया। 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना करके लागू 1 अप्रैल 1935 को। तो गवर्नर होते थे आरबीआई के, तो गवर्नर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होता था। आज भी राष्ट्रपति इस काम को अंजाम देते हैं। तो ये चीजें देखा आपने, तो ये चीजें। अब है मंत्री परिषद जो होती थी, उसका जो चीफ होगा उसका भी अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल करते थे। आज भी पीएम वही काम है, तो पीएम को भी अपॉइंट आजकल राष्ट्रपति ही करते हैं। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन हैंड ऑफ गवर्नर जनरल, दैट इज मोस्ट पावरफुल। अगला, जैसा कि मैंने कहा, जीजीआई के विशेष जिम्मेदारियां भारत में शांति बनाए रखना, लोक सेवाओं में हितों की रक्षा करना, सरकार के साख की रक्षा करना, अल्पसंख्यक जातियों के मामलों की देखभाल करना, देशी रियासतों के शासकों के साथ सम्मानजनक मामले में कार्यकारिणी परिषद की निष्पक्षता, इन सब पर ध्यान रखना। कुल मिलाकर के ये समझिए कि जितने भी ट्राइबल एरिया थे उसको एक घोषित कर दिया ट्राइबल एरिया, और उसका डायरेक्ट रूल प्रशासन गवर्नर जनरल करता। और गवर्नर जनरल इसको किसके थ्रू करता, तो स्टेट के गवर्नर के थ्रू करता था। और स्टेट के गवर्नर किसके थ्रू करता, तो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था ना, कलेक्टर, डीएम, जिला समाहर्ता, उसकी मदद से करता था। आज भी ट्राइबल एरिया का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें, तो शांति बनाए रखना, लोक सेवक नियोजकों का हित देखना, और सरकार के शासन, उसकी साख, क्रेडिबिलिटी की रक्षा करना, जो माइनॉरिटीज क्लास के लोग हैं उनके मामलों को देखना, आज भी देखती है। तो दीज आर सम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर दिस 1935 एक्ट। अब अगले पॉइंट पर आइए। जीजीआई सभा, ठीक है, से 2 की सलाह मानने हेतु बाध्य था। कहने का मतलब है कोई सलाह दे जीजीआई के काउंसिल का, माने ना माने उसके लिए कुछ नहीं था। यानी कि इट इज डिपेंड अपॉन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट हु एक्सेप्टेड द एडवाइस ऑफ देयर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और नॉट। ये चीज है। अब आइए, संघीय विधानसभा जो थी, राज्यसभा स्थायी सदस्य था, 260 से बनी थी। ये सब आपसे कुछ नहीं पूछेगा कैसे क्या था, बट आप याद रखिएगा संघीय विधानसभा का सदस्य का, उसका भी नहीं याद रखना है, 375 थी। लेकिन कोई इशू नहीं है। अब सीधा आ जाइए क्या हिसाब किताब है। और जो 1935 का एक्ट था उसके तहत आरबीआई की स्थापना हुई, एक
उसके तहत जो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1937 एट न्यू दिल्ली। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यू दिल्ली में हुई, यह ध्यान में रखना है, 1937 में। और 1937 में इसी कानून के तहत चुनाव संपन्न हुआ। बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।